Hello guys, welcome to KNP analysis. So today we will discuss the newspaper, the Hindu newspaper of February 15 and Tuesday 2022. So चलते हैं। इससे पहले अगर आपने KNP एनालिसिस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो निश्चित रूप से आज हम एनालाइज करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। बहुत सारी खबर है तो इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है उसे बिल्कुल डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर इससे पहले आप अगर कभी भी आपने के एन पी एनालिसिस पे द हिंदू एनालिसिस नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, एक बार पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले बिल्डिंग कोलैप्स ऑडिट बाई आईआईटी ऑर्डर, मेरे हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है 87 ईयर ओल्ड रेप्ड असर्टेड इन वेस्ट दिल्ली। अरे यार क्या ही चल रहा है इस देश में, बस ठीक है ना, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं लेकिन ठीक है। इसके बाद हम गए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। टर्नआउट डिप्स इन उत्तराखंड एंड गोवा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बिल्कुल टाइम खराब मत करो ऐसी न्यूज में। अभी पता नहीं कितने इलेक्शन होंगे, क्या होगा, ठीक है, जब लास्ट में देखेंगे जो भी होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने वाले हैं हम आज इन्फ्लेशन के बारे में। पूरा इन्फ्लेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो न्यूज़ है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो न्यूज़ आई है, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन जो 6% होता है, यानी कि 4 ± 2% होता है, वो ब्रीच हो गया है। और जो इन्फ्लेशन है वो 6.01% आ गया है जनवरी 2022 में, ये इसकी ब्रीच होती है। इन्फ्लेशन एड्स की मैं बात करूं तो ये 6% को एक क्रॉस मार्क है जो उसे क्रॉस कर गया है, ठीक है। और स्पेशली अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो ये कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की वजह से ज़्यादा देखने को मिला कि वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर फूड इन्फ्लेशन क्यों हाई है, अगर मैं फूड इन्फ्लेशन की बात करूँ तो फूड इन्फ्लेशन इसलिए रहा हुआ क्योंकि हाइयर एडिबल ऑयल कंपोनेंट है ओवरऑल बास्केट जो है, हालांकि वो हेडलाइन मार्केट लाइन से कम है, ठीक है। अब आप बात करोगे भाई इन्फ्लेशन क्या है, मैं इस सारी चीज़ को आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप भी बने रहिएगा पूरी यूट्यूब वीडियो के साथ। हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर खाली मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ आपसे तो इन्फ्लेशन की बात कर लेता हूं मैं। देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है राइज इन प्राइस ओवर ए पीरियड, यानी कि राइज, आप किसी भी चीज़ के दाम देख लीजिए, पिछली साल जो दाम थे और इस साल जो दाम है उसके राइज में इंक्रीजमेंट हो गया हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन राइज इन प्राइस से मतलब क्या है? अगर राइज इन प्राइस यानी कि दाम बढ़ गए तो हुआ क्या भाई, अगर आपके दाम बढ़ गए ना तो इसका मतलब है कि आपका ये जो रिडक्शन है, यानी कि रिडक्शन होगा आपकी परचेजिंग पावर में, परचेजिंग पावर में ओवर द पर यूनिट ऑफ मनी। परचेजिंग पावर जो है आपकी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप एक चीज़ समझ लीजिए, पहले जो सामान आप 10 रुपये का खरीदते थे वही सामान आपको 12 रुपये का मिलेगा, यानी कि कॉस्ट तो बढ़ गई ना भाई, कॉस्ट बढ़ गई लेकिन रुपये तो उतने ही रहे, ठीक है, सामान तो उतने ही रहा, सॉरी है ना, रुपये बढ़ गए सामान उतना ही रहा, ठीक है। ये होता है इन्फ्लेशन। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ कि इन्फ्लेशन किस किस टाइप से हो सकता है, तो इन्फ्लेशन दो टाइप का होता है। पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो हम इससे डिटेल में डिस्कस करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को पूरा पूरा एक साथ डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपके साथ डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है आपने एक मान लो गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग ज़्यादा करने लगी, लोन ज़्यादा देने लगी, यानी कि इंक्रीजिंग इन सप्लाई ऑफ मनी, है ना, सबकी जो तनख्वाह रुकी पड़ी थी वो उसने दे दी, तो इंक्रीजिंग ऑफ सप्लाई ऑफ मनी हो गया है, ठीक है। अब इससे हो गया तो अब डिमांड बढ़ जाएगी, अब सप्लाई ज़्यादा, भाई पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा है तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आप एक चीज़ बताओ, पहले आपके पास 10 रुपये थे, अब आपके पास 20 रुपये हो गए, तो आप ज़्यादा सामान खरीदोगे ना। और अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो अब एक चीज़ बताओ, प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर डिमांड बढ़ गई तो सामान तो उतना ही है। एक चीज़ समझो भाई, ठीक है, आपके पास पहले 10 रुपये थे, अब आपके पास 12 आ गया, यानी कि अब आप 2 रुपये वाली चीज़ भी एक्स्ट्रा खरीद सकते हो। अब वो सबके पास आए तो वो सब 2 रुपये वाली चीज़ पे आ गए खरीदने, भाई मुझे दे मुझे दे, और ये लड़ाई हो गई, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, देखते रहिएगा, ठीक है। तो इसके बाद लड़ाई होने का मतलब ये है कि अब ये जो चीज़ है ये तो खत्म होने वाली है ना। अगर ये चीज़ खत्म होने वाली है, यानी कि ये जो चीज़ है ये जो खत्म हो जाएगी, ठीक है, 2 रुपये वाली चीज़ जो खत्म हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये चीज़ खत्म होगी तो इस पे जो इसके प्राइसेस हैं वो हाई हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों, इसके कॉजेज बता रहा हूँ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता क्यों है। मैंने जैसा कि बता दिया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाए, यानी गवर्नमेंट मान लो नए नए हॉस्पिटल बनाने लगे या नई नई बिल्डिंग्स बनाने लगे, ज़्यादा मजदूर चाहिएंगे, मजदूर चाहिएंगे, रोजगार ज़्यादा मिलेगा, रोजगार ज़्यादा मिलेगा, लोगों को तनख्वाह मिलेगी, लोगों को तनख्वाह मिलेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो इस रीजन से ये हो सकता है। अगर मैं अगले रीजन की बात करूं तो आप मान लीजिए बोरोइंग, यानी कि उधारी ज़्यादा ले लें हम। भाई अगर आप उधार ले लो तो भी तो आपके पास पैसा आएगा उस टाइम खर्च करने के लिए, चाहे आपको बाद में चुकाना पड़े, लेकिन तो उस टाइम तो आपको खर्च करना है ना। तो वो जो स्पेंड करना है रुपया, वो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक रीजन है। अगर मैं इसका नेक्स्ट रीजन बात करूं तो वो है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी का मतलब है, पहले मान लो $1 की कॉस्ट जो है वो $70 थी, अब $1 की कॉस्ट जो है $60 हो गई।
इसका मतलब ये है कि पहले जो आप सामान 70 रुपए में खरीदते थे वो अब आप सामान 60 रुपए में ही खरीद सकते हो, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये भी इसका कॉज है ना। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है? अब आप बोलोगे भाई एक तो लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जब भी तो इन्फ्लेशन करवा रहा है। भाई इन्फ्लेशन कराने का ही मेरा मतलब ये है, मैं क्या करवा रहा हूँ, पहली बात तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम हो गया ना तो भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सबके पास पैसा होगा, सब जो सामान चाहेंगे और सब लोग सामान चाहेंगे। तो ये एक इफेक्ट है, कॉज है, बाद में सही हो सकता है लेकिन शुरुआत हो सकती है इन्फ्लेशन की। अब आप एक चीज मान लो, सबके पास एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो सब कंपनी में काम करेंगे, कंपनी में काम करेंगे, वो चीज बन भी सकती है ना। लेकिन ये शुरुआत है कि इन्फ्लेशन होता कैसे। अब आप इसके इफेक्ट्स बता देता हूं मैं, यानी कि इसके डिमांड पुश इन्फ्लेशन के इफेक्ट क्या क्या पड़ जाते हैं इकोनॉमी पे। तो पहला इफेक्ट आप समझ लीजिएगा, शॉर्टेज इन सप्लाई। शॉर्टेज इन सप्लाई आप समझ गए होंगे क्यों होती है, तो शॉर्टेज इन सप्लाई, ठीक है। दूसरा इंक्रीज इन प्राइसेस, भाई जिस सामान की डिमांड ज़्यादा है वो उसका प्राइस भी तो इंक्रीज हो जाएगा। मेरे हिसाब से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ लीजिएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है, एक चीज मान लीजिए आप जैसे कार बना रहे हो, ठीक है, आप कार बना रहे हो तो कार के जो टायर हैं, ठीक है, उसकी कीमत बढ़ जाए अचानक से, यानी कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, ठीक है। आप कार बना रहे हो, मान लो आप एक वो व्यापारी हो, ठीक है, और आपने बहुत सारा गेहूं अपने होल्ड कर लिया, यानी कि होल्डिंग ऑफ कमोडिटीज, होल्डिंग ऑफ कमोडिटीज आप उसे दे ही नहीं रहे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है कि मार्केट में वो चीज है ही नहीं, है ना, और उसके बाद भी आप उसकी कॉस्ट बढ़ा बढ़ा के उसे बेचते जा रहे हो, ठीक है ना, मार्केट में कॉस्ट बढ़ा के बेचना, ठीक है। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो ये डिफेक्टिव सप्लाई चेन की वजह से भी होता है। आपकी जो सप्लाई चेन है वो डिफेक्टिव है, यानी कि डिफेक्टिव सप्लाई चेन का मतलब क्या है मेरा, कि आपको जो सामान है वो सही से आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, ठीक है। और अगर इसकी बात की मैं बात करूं तो लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई अगर ग्रोथ की एग्रीकल्चर सेक्टर होगी तो फूड कंजप्शन भी तो बेकार हो जाएगा। और अगर मैं इसके बात करूँ, ये सारे कॉज हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के। कॉज, इसका अगला जो कॉज है वो है फूड इन्फ्लेशन में इंक्रीजमेंट होना। फूड इन्फ्लेशन में इंक्रीजमेंट होना, ये भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एक कॉज है। पेपर में आता है गए जी क्वेश्चन की कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कॉज क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कॉज क्या है। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अगर मैं आपसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करूं तो इसमें ये जो सबसे ज्यादा बैड कंसिडर्ड होता है, यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अगर है तो वो बहुत बुरी बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो नेशनल इनकम है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। मेरे हिसाब से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले, चलो इन्फ्लेशन हो गया, उसकी रिमेडीज यानी कि उसके उपचार, यानी कि उसे आपको खत्म कैसे करना है, वो अगर मैं चीज आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो इसमें देखो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी आती है। मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप की होती है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप की होती है। सबसे पहला तो होता है आपकी एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी, है ना, और दूसरी होती है आपकी एक डाइवर्जेंट पॉलिसी यानी कि एक्सपेंशन पॉलिसी, ठीक है। अब इन दोनों में मैं आपको अंतर समझा देता हूं। देखो कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी में क्या है, जो गवर्नमेंट है वो आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, अगर इंटरेस्ट रेट आपके बढ़ गए तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको लोन जो महंगा मिलेगा, लोन महंगा मिलेगा तो भाई आप पागल हो जो लोगे। अगर आप लोन ही नहीं लोगे तो एक बात तो खर्च क्या करोगे, जब आप खर्च नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन खुद कंट्रोल में आ जाएगा। इसके एक और चीज मैं बता दूं, रिड्यूस एक्सपेंस, यानी गवर्नमेंट जो है वो खर्च करना बंद कर देती है, स्पेंड करना बंद कर देती है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा तो आपको इन्फ्लेशन जो है वो जितना बढ़ रहा था वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये थे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अब मैं आपको एक्सपेंशनरी पॉलिसी बता देता हूँ। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, अब आप एक चीज मान लो, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, सामान तो है लेकिन पैसा नहीं है ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोअर इन इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट को घटा देगी, होगा एक्सपेंशनरी में। एक्सपेंस में मतलब कम करना, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को, है ना। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को घटा देगी प्लस इंक्रीज इन रिड्यूस एक्सपेंडिचर को जो वो इंक्रीज करेगी, यानी कि अपना जो खर्चा है उसे बढ़ा देगी। अगर आप देखो बजट में इस बार, तो बजट में भी आया था कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत इंक्रीजमेंट किया है। उसका मतलब क्या है कि वो इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं किया गया था, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बाद मैं मेजरमेंट की बात करूँ कि इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, तो पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, सबसे पहला WPI होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब मैं इसे बता देता हूँ रिलीज कौन करता है, इसे रिलीज जो करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये मंथली बेसिस पे रिलीज होता है, ये मंथली बेसिस पे रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ, दूसरा नंबर आता है CPI का। अगर मैं CPI की बात करूं तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती है। पहले तो इस चीज़ को ध्यान कर लीजिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ इंक्लूड होती हैं, और इसे जो रिलीज करती है वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स
एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन यानी कि मॉस्पी, ठीक है। इसके बाद की मैं बात करूँ मॉस्पी, बस आपको याद रखने के लिए बताया है कुछ नहीं। पीपीआई की है ना, अगर पीपीआई की बात करूँ तो ये क्या बोलता है कि आपका जितना भी सेलिंग प्राइस में एवरेज चेंज हुआ है ये पीपीआई आपको बताता है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की आपसे बात करूँ मेजरमेंट में, तो एक टर्म्स की बात कर लेता हूँ। इन्फ्लेशन में जो जो आपको टर्म्स देखने मिलेंगे, इन्फ्लेशन में जो जो भी आपको टर्म्स देखने मिलेंगे उन टर्म्स को हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं पहले टर्म्स की बात करूँ तो सबसे पहला टर्म आता है डिसइन्फ्लेशन। सबसे पहला टर्म आता है डिसइन्फ्लेशन। देखो गाइस, डिसइन्फ्लेशन का मतलब ही क्या है कि डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। दूसरा टर्म जो आता है वो आता है आपका डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का बताऊं तो मैं आपको डिक्रीज इन प्राइस लेवल, डिक्रीज इन प्राइस लेवल, पहले जो प्राइस था उसका लेवल एक डिक्रीज होता जा रहा है सामान का, ठीक है। अगर मैं आपको तीसरा टर्म बताऊं तो तीसरा टर्म आता है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन, अगर मैं आपसे रिफ्लेशन की बात करूं तो रिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहे हैं जब इकोनॉमी बाहर से मतलब रिसेशन में जब थी, जब वो एक घटिया कंडीशन में थी, उससे जब रिकवर हो रही है, ठीक है। आप अच्छा डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में थोड़े से कंफ्यूज हो ना, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है 13 जनवरी में, मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था 13 जनवरी के न्यूज़पेपर में, उसमें से पूरा देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। मतलब बहुत डीप में है उसमें डिस्कसिंग। अगर मैं इसके अगले टर्म की बात करूँ तो फिर आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये टाइप्स है इन्फ्लेशन के। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, अगर आपका इन्फ्लेशन 3% से कम है ना, तो उसे बोलते हैं हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर मैं आपसे बात करूं वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग या ट्रॉटिंग, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन की बात करूं तो जब आपका 3 से 7% इन्फ्लेशन होता है। अगर मैं इसके दो टर्म और बचे, इन्फ्लेशन के टाइप बचे, उसके नेक्स्ट की बात करूं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग की अगर मैं बात करूं तो जब 10% से ज़्यादा हो जाता है आपका इन्फ्लेशन। और लास्ट में भाई एक और चीज़ बता, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर का मतलब जो इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल से बाहर निकल गया है, ठीक है। इसमें एक इंडेक्स और आता है, उस इंडेक्स को ध्यान कर लीजिएगा, शायद ये किसी ना किसी पेपर में इस बार मिलने वाला है। मिस्री इंडेक्स, इस चीज़ को ध्यान कर लीजिएगा, मिस्री इंडेक्स है। मिस्री इंडेक्स क्या करता है, आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्लस राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ये मेजर करता है, ठीक है। मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना। हालांकि आप कमेंट तो कर ही नहीं रहे हो आजकल, शेयर भी नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ व्यूज भी कमा रहे हैं, तो गैस शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहो आप, ठीक है। इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से हो गया है कंट्रोल, कंट्रोल नहीं खबर हो गया है, ठीक है। कंट्रोल तो खैर स्टूडेंट है निजाब, बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आपके लिए, बस मजेदार न्यूज़ें होती हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होती। यूनाइटेड फ्यूअर सेकुलर, हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, फर्स्ट लॉन्च ऑफ 2022 में देखो एक इसरो ने लॉन्च किया है। हम इससे पहले न्यूज़पेपर से डिस्कस करते हैं, इसके बाद मैं इसे डिटेल में बताऊंगा आपको थोड़ा सा। मंडे में क्या हुआ था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो उसने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम EOS-04 और 2 स्मॉल सैटेलाइट्स, InSPAT-1 एंड INS-2D, ये इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में आ जाएगा कि InSPAT-1 क्या है, INS-2D क्या है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये प्लेस किससे किया गया है, PSLV C-52 से, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ, लॉन्च की डिटेल्स है, ये मंडे में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये 18 मिनट गया तो इस सैटेलाइट में चला गया, और ये इसमें ये जो सैटेलाइट है कि इतने एल्टीट्यूड पर रखी गई थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है ये वाली चीज़ है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं कि कौन कौन सी चीज़ें गई हैं, तो आप इससे समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाती है, स्पेशली लोअर एग्जाम्स में जो आती है। EOS-4 है जिसका वेट लगभग 1710 किलोग्राम था। मिशन लाइफ जिसकी 10 ईयर्स है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो इसकी रेडर इमेजिंग सैटेलाइट है वो वेदर कंडीशन, आपकी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सोइल मॉइस्चर, फ्लड मैपिंग के लिए बताने वाली है, ठीक है। अभी काम कैसे करती है मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, पहले हम इसे डिस्कस कर लें। जो आपकी इंस्पायर सेट होती है उसकी वेट 8.1 किलोग्राम, मिशन लाइफ 1 ईयर। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो ये सन्स की कोरोनल हीट बताती है कि इतनी हीट है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं ये बनाया किसने है, तो ये बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। और उसके बाद INS-2D की बात करूं 17.5 किलोग्राम की, 6 मंथ का इसका टाइम टेन्योर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये थर्मल इमेजिंग करती है, कैमरा, भाई वहाँ पे बहुत सारी हीट होगी ना, तो उसके हिसाब से भी इमेज ले लेती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है ये, है ना। और इंडिया भूटान जॉइंट सेटलमेंट है, ध्यान रखना, ये इंडिया भूटान का जॉइंट सेटलमेंट है, ठीक है, ये वाला INS-2D वाला, ठीक है। अगर इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ तो आप एक मिनट रुकिएगा, बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं आपको। इससे पहले इसरो की वेबसाइट पे जब मैं गया था आज, मैंने एक ये जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं इनके बारे में एक चीज़
खोजी खोजी क्या मैंने पढ़ी, ठीक है। अब हम डिस्कस करने हैं, अगर इसमें आप नाम देख रहे होंगे तो PSLV बहुत नाम आया है, PSLV GSLV, ठीक है। तो मैं आपसे आज इन चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ कि PSLV कैसे काम करती है, GSLV कैसे काम करती है, तो पूरी चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ तो PSLV लॉन्च व्हीकल है जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में पोलर और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाता है। लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है कि भाई आप मान लो आपको हवा में जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ से इस सैटेलाइट को इस पर रख के भेजोगे और इससे लॉन्च कर दोगे, वो ऐसे जाके फिर ऑर्बिट में घूमने लगेगी, ठीक है। तो ये होता है लॉन्च व्हीकल। अब ये काम कैसे करता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा सही से, है ना, पूरा सही से दिखाऊंगा एकदम। रुक जाओ। व्हीकल की जो हाइट होती है वो इतनी होती है 44 मीटर। इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बस इसे आप समझ लो क्या क्या होता है, ठीक है। इससे देख लेते हैं हम काम कैसे करता है। एक चीज़ समझ लो भाई, देखो ये यहाँ से चलता है, ठीक है, यहाँ से आपकी इसमें अंदर सैटेलाइट इंक्लूड होती है। अब यहाँ पे देखो ये क्या क्या बोलता है। ये जब भी ये होता है सॉलिड स्ट्रैप, यहाँ होती है आपकी सॉलिड स्ट्रैपिंग, ठीक है, सॉलिड स्ट्रैपिंग, ठीक है, 9 टन्स की होती है। और जो 6 एक्सटेंडेड स्टेप्स यूज करता है, यानी कि कोर एलोन वर्जन होता है, और ये कोई भी ऑन मोटर यूज नहीं होता, ठीक है। यहाँ से आपकी मिसाइल चली शां 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 शां, अगली यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये PS1 जो है फर्स्ट स्टेज होती है PSLV की। यहाँ सबसे पहले जो होता है वो सॉलिड फ्यूल होता है आपका, सॉलिड फ्यूल, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, है ना। उसके बाद जो सॉलिड फ्यूल होता है फिर वो ऊपर चलेगी, है ना। उसके बाद हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जो सेकंड स्टेज है। यहाँ पे आपका लिक्विड फ्यूल होता है। कौन सा फ्यूल होता है यहाँ पे आपका? लिक्विड फ्यूल होता है, ठीक है। है ना। यहाँ से अब ऊपर जाएगी, ये अलग अलग होते जाएंगे, ध्यान रखना। पहले जैसे ये गया तो ये पहला पार्ट अलग हो गया, यहाँ से ये अलग हो गया, फिर है ना, फिर ये अलग हो गया यहाँ से, अब ये अलग हो गया यहाँ से, अब हम ये 2 पार्ट अलग हो गया। अब हम 3 पार्ट की बात कर लेते हैं। तो ये भी सॉलिड रॉकेट होता है, फुल प्रपल्जन, यानी कि अब एक नीचे से प्रपल्जन का मतलब आग टाइप जलेगी, वो उसे फोर्स देगी और वो फोर्स से सैटेलाइट बाहर निकलने वाली है। और लास्ट सेकंड स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है और फाइनल स्टेज है PSLV की, जो 2 लिक्विड इंजन यूज करता है। आप समझ लो सॉलिड लिक्विड सॉलिड 2 लिक्विड, ठीक है। यहां से समझ आ गया आपको। और ये करेक्ट इंजेक्शन बताता है कि करेक्ट ऑर्बिट में जाए, करेक्ट एंगल पे जाए, ये सारी चीजें इस चीज में होती हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं फिर आपसे, जो लास्ट स्टेज होती है, और ये कैपेबल होता है प्लेसिंग मल्टीपल प्ले लोड्स, कितना भी हो, ठीक है, उसे ये एक अपने सैटेलाइट में भेज देता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मेरे हिसाब से ये PSLV आपको क्लियर हो गई है। अगर नहीं हुआ है ये, तो ये देखो PSLV के साथ इसने मिशन दिए, इसरो की वेबसाइट पे चीजें दे रखी है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा GSLV की भी बात कर लेता हूं। GSLV लॉन्च व्हीकल है, लेकिन ये हैवियर जो साइट्स होती है, हैवियर सैटेलाइट्स जो होती है, उनको लॉन्च करता है। इसका भी हम वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं। और बताओ गैस क्या हाल है, ठीक है। इसका वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं। सेम वही प्रोसेस है इसमें। देखो सबसे पहले उसमें क्या था, सबसे पहले सॉलिड यूज होता था PSLV में। इसमें सबसे पहले हम लिक्विड यूज करते हैं, ठीक है, लिक्विड स्ट्रैप ऑन मोटर होता है। अगर इसके बाद की फिर हम ऊपर बात करें, सेम प्रोसेस है, वो अलग होता जाएगा। अब यहाँ पे आपको इग्निशन जब 4 स्टेप हो जाए, है ना, तो ये GSLV की फर्स्ट स्टेज है, और इसमें मैक्सिमम थ्रस्ट चाहिए होता है, ठीक है। और ये 100 सेकंड जलता है, उसके बाद टाइम करता है, और ये जो है अनदर 50 सेकंड के लिए आपको थ्रस्ट दे देता है, फोर्स दे देता है, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो ये जो है हाइपरजेनिक लिक्विड प्रोपेलेंट होता है, ठीक है। और अभी तक इसमें लिक्विड लिक्विड है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो फिर वही हायर वेलोसिटी चाहिए। अब ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब डिटैच होगा यहाँ से, तो ये जब डिटैच हो जाएगा तो हायर वेलोसिटी होगी। जितनी हायर वेलोसिटी होगी उतनी अच्छी ऑर्बिट के एंगल पे ये जा पाएगा, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो फिर लास्ट स्टेज है, और ये डायमीटर होता है, प्ले लोड फायरिंग होती है, और ये एकदम लॉन्चर को एकदम भेज देता है, बेटा तू अब अपने जा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से GSLV आपको क्लियर हो गया होगा, PSLV में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में यही था। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि अब इसके बाद ज़्यादा न्यूज़ बची नहीं है, जो मेन पेज पे भी यही थी। आर्टिकल एडिटोरियल आपका ज़्यादा अच्छा आया नहीं है, ठीक है। इससे पहले अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो KNP एनालिसिस को आप सब्सक्राइब करते रहना, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं, ये न्यूज़पेपर आ जाए भाई, ये भी तंग कर रहा है यार, दुनिया तंग कर दिया। वैलेंटाइन डे पे सबने तंग किया, अब ये भी तंग करने लगा। चलो भाई कर लो, इनका भी सीजन चल रहा है, ठीक है। तो गैस हाँ, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो मोदी जी और एक तृणमूल की ही कांग्रेस हैं,
कांग्रेस नहीं यार मेंबर हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया है कि ऐसा 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 है, तो मुझे नहीं लगता वो इंपॉर्टेंट। हाँ पहले से देख लीजिए इस न्यूज़ में क्या है, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट, ये आ रहा है जब तक। अगर इससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, है ना, और वीडियो को पूरी जरूर देखो यार, मजा आता है आपको पूरा, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप डेली पूरी वीडियो देखने वाले हैं ना, करंट अफेयर आपसे बचने वाले नहीं है। यूनाइट इफ यू आर सेकुलर सेज ममता, मैंने पहले ये न्यूज़ काट दी थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ, गवर्नमेंट बैन्स 54 न्यू चाइनीज मोबाइल ऐप्स। इसकी अगर मैं बात करूं, ये जो मोबाइल बैन्स ऐप बैन हुए हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन ने बैन किए हैं। बैन करने से बहुत सारे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन पे असर आने वाला है, ठीक है। और जैसा कि हमारा चाइना एस्केलेशन, बॉर्डर इशू है, तो हिसाब से बैन करना जरूरी भी है। तो यानी कि इससे थोड़ा सा नुकसान होगा, आप ये नहीं कह सकते ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि चाइना के ऐप इतने चलते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट जो है वो कम होगा, यानी कि हमारा फिजिकल डेफिसिट में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है मेरे हिसाब से। इज दिस सेक्युलरिज्म आस्क ममता मोदी, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पहली न्यूज़ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहली न्यूज़ है 87 ईयर ओल्ड रेप्ड थ्रेस्ड एट वेस्ट दिल्ली, नो अरेस्ट याट, ठीक है। आने तो शायद आपको दिख रही हो भी ना दिख रही हो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अगर हम अगले पेज पे चलते हैं, इसके बाद अगले पेज की न्यूज़ देख लीजिएगा। दिल्ली गवर्नमेंट प्रिपेयर्स ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स फॉर 684 वाटर बॉडीज। मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है कि दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होने वाली है। हाँ अगर आप मेंस का पेपर लिख रहे हो तो इसे एक एज ए केस दे सकते हो कि दिल्ली गवर्नमेंट जो भाई वो ब्रीफ डॉक्यूमेंट करेगी 684 वाटर बॉडीज को, ठीक है, और उनको एक तरह से सही करने के लिए जो वेटलैंड को नोटिफाइड करना चाहती है, ठीक है। स्कूल दी ओपन फॉर जूनियर क्लास, बीजेपी क्वेश्चन मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आपके लिए भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं है, ठीक है। बाकी आप पढ़ कुछ भी लो, लेकिन इंपॉर्टेंट होती नहीं है। बिल्डिंग कोलैप्स, दलित फील देयर कंसर्न, ठीक है, ऐसे काटो इसे। दिल्ली हाईकोर्ट सीक्स रिस्पॉन्स इन EWS एडमिशन, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। राजस्थान टू ब्रिंग डाइवर्टेड, बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। अच्छा EWS से मुझे एक चीज़ ध्यान आ रही है, अगर आप मुझे ये बता दो कि भाई EWS जो है वो किस कमेटी ने, EWS किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो मैं आपको बता दूं EWS KS सरीधर नायर कमेटी का प्रपोजल था EWS, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद मुझे कोई इस पेज पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी नहीं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं जी। कर्नाटका हाईकोर्ट स्ट्राइक डाउन ऑन ऑनलाइन गेमिंग, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। CMC फिल 70% PG सीट्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। इसरो पुट 3 सैटेलाइट, सारी सैटेलाइट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इस स्पेशली न्यूज़ में कुछ नहीं दिया हुआ है, बस स्पेशल न्यूज़ है कि PM मोदी जी ने भी ट्वीट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें डायरेक्टर सेफ्टी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। भंडारी सोरेन चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास केस, ये जो वहाँ की तैयारी कर रहे हैं बस उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे बेंगलोर लार्जेस्ट डोनेशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। और प्रोमिनेंट पर्सन कॉल फॉर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी नज़र से। अब बात करते हैं हम सीधे एडिटोरियल पे। गैस जो अगर मैं न्यूज़ छोड़ दूँ ना, आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप पिछले 15 साल के पेपर में जो न्यूज़ छोड़ी मैंने उसका एक क्वेश्चन नहीं दिखा सकते किसी भी पेपर में, दुनिया तो नहीं, इंडिया के किसी ऐसे पेपर में जिसमें GS प्लस करंट अफेयर आती हो, ठीक है ना, उसमें आप नहीं दिखा सकते किसी पेपर में जिसमें GS प्लस करंट अफेयर आती हो। अगर मैं सेंटर ऑफ डिबेट की बात करूँ, CM बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ममता बनर्जी बोल रही है सब साथ आ जाओ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। टेस्ट केस फॉर लिविंग प्लूरलिज्म इन कर्नाटका, इसमें बोल रहे हैं कि कर्नाटका में भाई सबको एक साथ रहना चाहिए, है ना। ये टेस्ट केस है कि मुसलमान हिंदू एक साथ रहेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। हालांकि जो हिजाब वाली वीडियो वो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, हिजाब की एक वीडियो है, हिजाब कंट्रोवर्सी, मैंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस लेजिस्लेटिव एंगल, दोनों एंगल बताए हुए हैं, तो उस एंगल को देखिएगा, बहुत मजा आएगा उस वीडियो को थोड़ी समझने में। बोरिंग वीडियो है मैं मानता हूँ, लेकिन मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ कैश काउ IPL, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, ऐसे न्यूज़ काटा करो। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ जूमिंग ऑन द टैप ऑफ इंडिया जियो स्पेशल सेक्टर, इसे डिस्कस करेंगे, लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जियो स्पेशल सेक्टर होता क्या है। जियो स्पेशल सेक्टर वो एक कंट्री नहीं बोलती गूगल वाली, प्लीज टर्न राइट, है ना, तो वो जो आपका जियो स्पेशल सेक्टर होता है, ठीक है, जियो स्पेशल सेक्टर होता है। जियो स्पेशल सेक्टर का मतलब होता है आप किसी शहर का मैप, किसी देश का मैप, किसी जगह का मैप, उसके आसपास क्या क्या है भाई, कैसे कैसे, यानी कि हर स्पेशल का मतलब होता है आप एक एक पॉइंट की सटीक जानकारी दे दें कि भाई यहाँ पे ये वाली चीज है, उसे हम बोलते हैं जियो स्पेशल सेक्टर, ठीक है। इंडिया का जियो स्पेशल सेक्टर बहुत
हाई है। और मैं से बता दूं क्यों हाई है, क्योंकि 15 फरवरी 2021 को कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए थे, गाइडलाइंस रिलीज की गई थी, और उसके बाद इसका जिक्र बजट में हुआ, तो इसके बाद ये दोबारा से एक मतलब क्या बोलते हैं उसे, तेजी पकड़ने लगा है। ठीक है, अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी अगर मैं बात करूं तो सम एक्टिविटीज़ दी हुई हैं इन्होंने। ठीक है, और की इशू दिए हुए हैं इन्होंने कि भाई ये हमारा जो है बढ़ता क्यों नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला सबसे पहले तो भाई लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, पब्लिक में लैक ही नहीं, जो इन्वेस्टर है उनमें लैक ऑफ अवेयरनेस है, अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन डाटा, यानी कि कोई डाटा नहीं होता उनके पास। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो ये इशू जब तक एड्रेस होंगे, खाली पॉलिसीज के लिए भी मतलब कंप्लीट नहीं होगी, इसमें बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर हैं, एक्सपीरियंस होगा, न्यू गाइडलाइंस होंगी, कंज्यूमर आपका फीडबैक होगा, तो उस सारी चीज़ के आधार पे ये एक इंक्रीजमेंट ले लेगा। ठीक है, अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो सबसे पहले जो एक ये है कि गवर्नमेंट को एंटायर पॉलिसी जो है वो डॉक्यूमेंट करनी चाहिए कि आपको ऐसी पॉलिसी से काम करना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट को प्राइवेट यूजर्स को अवेयर करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसके बाद सेकंड इशू की बात करूँ आपसे, तो जो इसमें सेकंड इशू है वो ये आने वाला है कि भाई लोकल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन शुड बी प्रमोटेड। ये बता दें क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी लोकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं है। क्योंकि अब आप एक चीज़ मान लो, आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ठीक है, रेस्टोरेंट है, अब आप उससे कैसे दिखाओगे गूगल पे कि भाई हमारा रेस्टोरेंट है, जब तक आप गूगल मैप पे उसे डिक्लेयर नहीं करोगे। ठीक है, उसका एक इंटरेस्ट नहीं जगाओगे। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम एकेडमिक प्रोग्राम भी शुरू कर सकते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बस इसके अलावा हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अगर आप परमिशन दे दो तो। ठीक है, इससे आईएएस कैडर रूल सर लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, अलग से बताने के लिए इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ है। मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा आईएएस नई गाइडलाइंस आई हैं, आईएएस ये बोल रहे हैं कि भाई आईएएस की शॉर्टेज है, और इस सेंटर और स्टेट में जो टसल होता है, इसे हम बताते हैं क्यों क्यों होता है ये, है ना, क्यों 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 क्यों। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि शॉर्टेज क्यों होती है, तो शॉर्टेज इसलिए होती है कि भाई 1990 से पहले ये 140 जो 60 अपॉइंटमेंट होती थी, वो 50 से 80 अपॉइंटमेंट पे आ गई है। ठीक है, हालांकि सरकार अब दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट करने लगी है। तो इन्होंने कॉज की बात की है, कुछ कॉज हैं कि ऐसे कॉज क्यों होते हैं। तो कॉज सबसे पहला वही शॉर्टेज है भाई, शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, है ना। तो सबसे पहला कॉज ये है कि इसीलिए इनका ज़्यादा टसल होता है, इसलिए काम सही से नहीं होता। जो इन्होंने सेकंड कॉज दिया है वो ये दिया है कि कैडर रिव्यू। कैडर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि एक कैडर, डिफरेंट टाइप कैडर देते हैं, डिफरेंट टाइप पोस्ट इंक्लूड करते हैं, जहाँ पे आपको स्टेट और सेंट्रल मिलके एक नई नई पोस्ट बना देते हैं, कैडर पोस्ट, है ना। मान लो पोस्ट बना दी भाई एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, या कोई बनना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, और स्टेट में है, सेंट्रल में एप्लीकेबल है नहीं, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, फिर इससे थोड़ा सा एक इंटरेस्ट कम होता है आईएएस ऑफिसर का। उसके बाद हम थर्ड कॉज की बात करें, मैं थर्ड कॉज की बात करूं आपसे, तो देखो थर्ड कॉज जो है वो है डिसकंटिन्यूस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर आपने पढ़ा होगा तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो कम होने लगे हैं, और इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ज़्यादा होने लगे हैं, इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट कम होने लगे हैं। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब है मेरा भाई अच्छा अच्छा तू ऑफिसर आ जा बेटा, चल सीधे आईएएस में आ। ठीक है, तुझे कोई पेपर वेपर नहीं देना, तू आ जा बस, कहाँ खो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो होती है, इससे क्या होता है कि उनका प्रमोशन जो है, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनके प्रमोशन में थोड़ी सी धीमी आ जाती है, गति कम हो जाती है, इनके प्रमोशन में गति कम हो जाती है, जिससे प्रमोशन गैप बन जाता है। फोर्थ कॉज की बात कर रहे हैं तो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ सेंटर ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स, यानी कि सेंटर जो है आईएएस ऑफिसर की सर्विसेज को यूटिलाइज नहीं करता है, ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये स्टेट बाउंड ही रहते हैं। नेक्स्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है, कि इन्होंने बोला है कि जो 50 ईयर से ज़्यादा हैं, है ना, वो टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट में भी एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद की मैं बात करूं गैस, तो देखते रहिएगा। फिफ्थ कॉज क्या है, मुझे टेलीग्राम से ध्यान आगे भी बताऊंगा। फिफ्थ कॉज जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर का मतलब है कि भाई आपको ये करना, कंडीशंस जो दे दी उन्होंने, इंसेंटिव प्रिजर्व कर दिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो जो ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें वो भी कम होती जाएँ। ठीक है, प्रपोज सॉल्यूशन क्या है, प्रपोज सॉल्यूशन ये है कि भाई उनको 9 से 25 साल में 3 ईयर जो है वो सेंट्रल डेप्यूटेशन पर रखना चाहिए, सेंट्रल में भेजना चाहिए। फिर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ग्रेड होता है उनका, वो 25 ईयर के बाद होना चाहिए स्टेट कैडर के। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एक गैप बन जाएगा, गैप से फिर वो आराम से जगह अपनी भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये जो आईएएस है, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ये जो बनते हैं, ये ओपेक्यू और आर्बिट्रेरी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद की अगर मैं बात करूं आपसे,
तो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, ठीक है, बस इतना ही है। अगर इससे पहले आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्विज वगैरह मिलती रहती हैं, और उस चैनल को ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा होगा, न्यूज़पेपर मिल जाएगा, और एक और फ़ायदे होगा, बहुत सारी वीडियो की डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा गाइस। इसके बाद हम नेक्स्ट एडिटोरियल आर्टिकल पे आते हैं। वन ए लूप होल इन डेमोक्रेसी, समाजवादी पार्टी बिल्कुल गलत न्यूज है, मतलब गलत का मतलब डिस्कस नहीं करने वाले, अनइम्पोर्टेंट न्यूज। बाइफर्केशन बैकवियर बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद डोंट मेक इरिस्पॉन्सिबल मार्कर्स ऑन रिमार्क्स ऑन बॉर्डर चाइना इशू, ये चाइना ने बोला कि भाई ऐसा मत बोलो उल्टा सीधा, है ना, लेकिन भाई उल्टा सीधा क्या बोल रहे हैं चाइना वालों, सही तो बोल रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ कुछ नहीं है ना। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ आपसे, तृणमूल ऑन बेनिंग स्टिक है, ओडिशा वुमेन, मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एडीबी एजीबी फ्रॉड है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे काट दो इसे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं गाइज हम। स्टेट इलेक्शन कमीशन असेंबली पोल, मैं तो असेंबली पोल वाले पेज को ऐसे काटता हूँ, आपको भी ऐसे काटना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर, ठीक है। आज मुझे लगता है न्यूज़पेपर जल्दी कवर हो जाएगा, शायद 40 मिनट में हो जाना चाहिए। देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपर्टी सेज एनसी, इन्होंने बोला है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है इसने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी सी हमारे पास इम्प्रॉपर्टी है जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन के लिए। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल के आता है। मैंने आपको डिलिमिटेशन कमीशन बता चुका हूँ कई बार, है ना। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पूरी न्यूज़ में, बाकी आप करने को कुछ भी कोई कुछ बोलते, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है गाइस। आप देखो, आपको अगर किसी पेपर को क्रैक करना है ना, तो आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन को समझने लग जाओ कि वो क्या पूछना चाह रहा है। अगर आप वो चीज़ समझ गए ना, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपको पेपर क्रॉस करने से रोक जाए। ये चीज़ें आपको खुद से समझनी पड़ेंगी, खुद से देखनी पड़ेंगी, एनालाइज करनी पड़ेंगी, है ना। किसी से आप यूट्यूब पे आ गए कि चल भाई देख लेता है पिछले साल का पेपर, सर मत जाओ, आपका दिमाग जहाँ बात बोल रहा है ना, आप वहाँ जाओ, उन्हें सुनो समझो, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप अगर खुद से करोगे तो आपको ज़िंदगी भर के लिए फ़ायदा मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। एम टू डिसइनफ्रेंचाइज कश्मीर बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आपके लिए, है ना। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी बस मैं उसे ही डिस्कस करूँगा। EWS नॉर्म्स मैंने आपको बता दिया किस कमेटी ने किया था, यह न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और EWS की अगर मैं बात करूँ तो वैलेंटाइन फ्लावर NHA टू इंटीग्रेट सेंसस डाटाबेस, मुझे नहीं लग रहा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलें तो रसिया रेडी फॉर मोर टॉक्स टू एंड क्राइसिस, रसिया जो है वो बोल रहा है कि चल भाई एंड क्राइसिस खत्म कर लो, लेकिन मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो इसी कड़ी में जो रसिया डोर ओपन किया है उसमें मतलब बात करने के लिए तैयार है कि जो पुतिन साहब है उन्होंने अपने फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर को होप किया कि भाई डी-एस्केलेशन होना चाहिए। पुतिन भी बोल रहे हैं कि चलो मैं अपने सैनिक भेज दिया हूँ, लेकिन कोई नहीं मेरे इतने नॉर्थ में। तो रसिया वाले प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि चलो भाई मैं इसे हटा लूँगा, बस आप नेटो को जो है उसे कवर कर लो, ठीक है। नेटो को ज़्यादा इधर उधर मत भेजो, रसिया अपनी जो ट्रूप्स है उसे हटा लेगा। ये बात चल रही है। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो जर्मनी के चांसलर हैं वो भी गए हैं, स्कोल्स टू मॉस्को जाने वाले हैं वो भी, उन्होंने भी यूक्रेन से इस चीज़ में डिस्कस किया है, ठीक है। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है कि US कनाडा दी ओपन कोविड प्रोटेस्टर, मेरे हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। बॉल एंड बेस्ट कोड ईरान न्यूक्लियर डील जिस दिन कुछ हो जाएगा उस दिन बात करने वाले हैं इसमें। श्रीलंका टीवीएन जर्नलिस्ट बाय गनमैन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। बीबीएल फर्म कट टाइज विद म्यांमार, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा म्यांमार का बस। इजराइल फोर्सेस किल पैलेस्टाइन, एर्डोगन विजिट्स UAE टू बूस्ट लॉन्ग स्टैंड टाइज, है ना। तो तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है, ध्यान रखिएगा। रीकैप तैयब एर्डोगन जो है वो UAE जाएंगे, और UAE जाएंगे तो भाई तेल तो लेके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये न्यू एरा है ऐसा, तो ये आपके इंपॉर्टेंट से नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक हम चीज़ें क्लियर कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, और ये इन्फ्लेशन इंडेक्स वगैरह हम सारी चीज़ें डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। तो अगर इससे पहले आपने KNP एनालिसिस को जाते जाते सब्सक्राइब नहीं किया तो KNP एनालिसिस को जाते जाते सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, जो आपके मन में आए वो कीजिए, ठीक है। और पसंद आए तो यार शेयर जरूर कर दो भाई, आपकी बस मोहब्बत मिलती रहे आप सबकी, ठीक है। बाकी तो हम जी लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।